क्वेश्चन नंबर 4 दिया था जी आपको घर से करने के लिए, फटाफट खोलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 जी, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 4 जी, अप्रैल 5, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में आएगा जी हमारे पास 48,000। अप्रैल 7, परचेजेस अकाउंट डेबिट 27,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड में आएगा जी हमारे पास 540, 26,460 आएगा कैश में। नेक्स्ट, राजू डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 7,000। उसके बाद जी हमारे पास है 5,000 20% रेट डिस्काउंट, 4,000 है जी 2,000। उसके बाद है जी कैश डिस्काउंट 60 3% 60 1940। जर्नल एंट्री आपकी बनेगी जी कैश अकाउंट डेबिट 1940, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 60, रोमा डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, रमेश डेबिट 3,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। अप्रैल 25, कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश 10,000, डिलीवरी वैन 50,000, कैपिटल 60,000। नेक्स्ट आगे आ जाया करो भाई, रोई रोई बोलना ना पड़े, पीछे सोना नहीं दबा हुआ। April 26, Anil debit 1,000 to cash account 975 to discount received 25. April 30, Raju debit to cash account to bank account. इसमें राजू जो है जी 3,000 से आएगा टू कैश 1,000 टू बैंक 2,000। April 30, मोहन डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 4,800 टू डिस्काउंट अलाउड 200। और आपके पास जो अप्रैल 18 था वो चेंज कर लो जी। अप्रैल 18 जो है वो हमारे पास बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट जी हमारे पास आएगा 2,000, रोमा डेबिट 2,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000। उसका रीजन, अप्रैल 18 की ट्रांजैक्शन पढ़िए, 3% कैश डिस्काउंट के बाद कॉमा लगा, उसके बाद बोला जा रहा है इफ अमाउंट वॉज पेड बाय 30th अप्रैल 2026। यहां पर अमाउंट की बात कर रहे हैं, पूरी अमाउंट। उन्होंने हमें पूरी अमाउंट नहीं दी, उन्होंने हमें हाफ अमाउंट दी है। नीचे हिंट पढ़ लीजिए, कैश डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड टू रोमा बिकॉज रोमा हैज पेड 50% ऑफ द अमाउंट। अगर पूरी अमाउंट पे होती तो कैश डिस्काउंट लगता, हाफ अमाउंट पे हम उन्हें कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, इसलिए हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, रोमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कोई दिक्कत परेशानी जी? अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 30 बोलो बच्चे। अप्रैल 20 नो, बिकॉज आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने ये चेक बैंक में
आगे जाकर डिपॉजिट कराया. सो वी विल अज्यूम दैट वी हैव डिपॉजिटेड इट ऑन द सेम डे ऑन विच वी हैव रिसीव्ड द चेक. क्वेश्चन नंबर 4, एनीथिंग एल्स जी? अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 30, अप्रैल 25 जी. कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की जर्नल एंट्री होती है जी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है मनी और मनी इज वर्थ इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द इज नोन एज कैपिटल. यहां पर मनी आ रही है 10,000 और मनी इज वर्थ आ रही है डिलीवरी वैन वर्थ ₹50,000. सो दैट इज वाई एंट्री स्टैंड्स एट कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. एनीथिंग एल्स जी? क्वेश्चन नंबर 4, एनीथिंग एल्स जी? पेज नंबर 8.39, पेज नंबर 8.39 मंजीत से चला हुआ है. $8.39 पेज. आगे आ जा मौलिक. पिंक हेडिंग दे रखी है जी, क्या हेडिंग? एडजस्टमेंट. उसके ऊपर एक बॉक्स बना है इंपॉर्टेंट नोट का, प्लीज पढ़ लो. देखो जी, जर्नल के चैप्टर का पार्ट है. अगर नोट आपने पढ़ लिया हो तो क्लियर कट मेंशन है कि ये एंट्रीज पास की जाती हैं साल के एंड में, फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम पर, और इनको पास करना बहुत जरूरी होता है अगर आप ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन चाहते हो. कुछ एंट्रीज यहां डिस्कस की हैं. जो चीज साल के एंड में बनाई जाती है और उसमें यूज होती है तो उसके पीछे कोई कारण होगा कि वो साल के एंड में कराई जाती है. तब तक आपका जो अकाउंटिंग इंटेलेक्ट है वो बढ़ चुका होता है और आप अकाउंट्स के साथ फेमिलियर हो चुके होते हैं. अभी भी हो चुके हैं. अगर आप 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 15 अप्रैल को अकाउंट्स को कितना जानते थे उसके बारे में सोचें और आज के बारे में सोचें तो डिफरेंस इज एविडेंट. जब पहली जर्नल एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट तो पता लग रहा था कि पता नहीं क्या ही कर लिया. नाउ इट इज कॉमन. अब आपको वो चीज क्लियर है. उसी तरीके से ये एंट्रीज का सेटअप है. करानी मैंडेटरी इसलिए हो जाती हैं बिकॉज आपके स्कूल के पेपर में आती हैं. नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट ऑल्सो इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. इसलिए ये करानी जरूरी होती हैं. कुछ चीजों का लॉजिक अभी आपको समझ नहीं आएगा और ना ही मैं दूंगा, तो हैव फेथ एंड ट्रस्ट. जब आपको समझने लायक आप बन जाओगे तो आपको ये एंट्रीज जो हैं वो समझ में आ जाएंगी. लेकिन हमारे लिए ये एंट्रीज करनी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें करनी पड़ेगी. पहली एंट्री चेक करें, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री. अब खुद सोचें, क्लोजिंग स्टॉक कम्स इनटू द पिक्चर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर के एट द एंड ऑफ द ईयर. तो क्लोजिंग स्टॉक, किसी भी चीज का स्टॉक आपके पास पड़ा है साल के एंड में, तो खुद सोच के बताओ वो स्टॉक हमारे लिए क्या होगा आउट ऑफ द 5? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल. एसेट का फेवरेबल बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा. ये क्लियर है जी?
साल के एंड में क्या बनता है वो आपको सेशन के पहले दिन बता दिया था, अगर याद हो। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड और बैलेंस शीट बता दिया था जी। तो प्लीज नीचे एंट्री दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका रीजन, जस्टिफिकेशन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, आपको समझ नहीं आएगा। जिस दिन लेजर का चैप्टर कर लेंगे एक बार फिर से आपको वहां ले जाऊंगा, बट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर जब हम फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल इतना क्लियर कर लो कि स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, एसेट हमारा बढ़ गया तो हमने क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कर दिया। टू, साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, वहां डाल देना है, कहानी खत्म हो गई। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट इन द जर्नल चैप्टर, स्टार लगा लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको दे देता हूं। दो तरीके के साल होते हैं, वन इज एंड वन इज, हम ITR इनकम टैक्स रिटर्न कैलेंडर ईयर के हिसाब से भरते हैं कि फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम एंड एंड्स ऑन। इस दिन से लेकर इस दिन के बीच में बहुत सारी बिजनेस क्या करेगा? ट्रांजैक्शंस, सेल, परचेज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। यस और नो? जल्दी बोलो। और उन्हीं ट्रांजैक्शन में से आप दो चीजें निकालोगे, एक रेवेन्यू और एक रेवेन्यू में से एक्सपेंस को। रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा तो बोलो जी ओके। अब अगर मेरे को करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू भी क्या होना चाहिए और एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए? करेक्ट का मतलब, करेक्ट का मतलब द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंस बोथ शुड बिलोंग टू दिस पीरियड, बोथ शुड बिलोंग टू फाइनेंशियल ईयर, irrespective of whether paid in cash or not, whether received in cash or not। है जी कोई सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स जॉब करते हैं? कोई नहीं? जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं हाथ खड़े करो। तो गलत बात थोड़ी है, जॉब करते हैं तो हमारे भी जॉब ही करते थे। चलो रहने दो, सब धंधे वाले हो, सबके बिजनेसेस हैं, सारा काम पिताजी कर रहे हैं, माताजी कर रहे हैं, कि स्टाफ रखा है? बंधुआ मजदूर, लेबर के एम्प्लॉइज फ्री में काम करते हैं, सैलरी लेते हैं। कब देते हो सैलरी? जाके घर पूछना कब सैलरी दी जाती है। हाँ, ये पक्का बिजनेसमैन बोला 10 तारीख को। कोई सैलरी एडवांस नहीं देता जी, पहले काम लिया जाता है पूरा महीना, फिर सैलरी दी जाती है। 1 तारीख को तो कोई नहीं देता जी, ये प्लेखा मैं देता हूं अपने स्टाफ को। बिल्कुल पहली तारीख सुबह सुबह पेटीएम UPI लिंक, सैलरी चली जाती है, रेंट चला जाता है, वाईफाई का बिल चला जाता है। मतलब पहला दिन बड़ा मनहूस होता है, बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। ठीक, तो सैलरी जो है वो हर बिजनेस का एक अलग साइकिल होता है। कोई 2 तारीख को देता, कोई 3 तारीख को, कोई 4 तारीख को, कोई 5 तारीख को, कोई 7 तारीख को, कोई 10 तारीख को। इज दैट ओके जी? अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय हमेशा महीने के पहले दिन ही हायर करोगे कि बीच में भी हायर हो सकता है? अगर वो 20 तारीख को हायर हुआ तो उसकी सैलरी का साइकिल कैसे चलेगा? 20 से 20, हाँ के ना? तो सैलरी कभी भी जो है महीने के एंड में तो दी नहीं जाती, अगले मंथ दी जाती है। 5 तारीख पकड़ लेते हैं तो जनाब ये रहा फाइनेंशियल ईयर डन। अप्रैल महीने की सैलरी कब दी होगी?
5 तारीख पकड़ने को बोला भाई, 5 मई। दिसंबर मंथ की सैलरी कब दी होगी? 5 जैन। पक्का? सैलरी देने की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पक्का जी? जानिया जी वापस आ जाओ थोड़ा। फेब मंथ की सैलरी, मार्च ऑफ, मार्च मंथ की सैलरी 5। मेरा ईयर तो कब खत्म हो गया? 2000। तो मेरे को तो खर्चे कहां तक के लेने हैं? 31 मार्च 2026। आपने मेरे को एंट्री बोल के सुनाई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री कब पास होगी? 5 अप्रैल। मेरा ईयर कब एंड हो गया? तो फिर मार्च महीने की सैलरी ना दें? देंगे, कब देंगे? तो मार्च महीने में तो नहीं गई। सैलरी टू कैश की एंट्री कौन सी डेट पे होगी? 5 अप्रैल। तो वो खर्चा तो फिर अगले साल चला गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी? आप कह रहे हो सैलरी टू कैश होगी 5 अप्रैल, तो वो मैं एक्सपेंस कब रिकॉर्ड कर रहा हूं? इस साल के अगले साल? क्यों? मेरे एम्प्लॉय ने मार्च के महीने काम नहीं किया, उससे सेल नहीं हुई, उससे रेवेन्यू नहीं आया, तो मैं सैलरी कंसिडर करूं कि ना करूं? मार्च की इस साल का खर्चा, हां कि ना? ना। फिर ठीक है, नहीं करते। मार्च के महीने की सैलरी कंसिडर नहीं करते, फिर मार्च के महीने में जो भी कमाई की वो भी कंसिडर ना करो। पॉइंट कहां से शुरू हुआ था? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, हां के ना? तो मार्च महीने की सैलरी ऑल्दो पेड इन अप्रैल बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, बेनिफिट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि ऑलरेडी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, हां के ना? जल्दी बोलो। बिजली का बिल आता है? बिजली खर्च करोगे तो आएगा, हां के ना? यहां का भी आता है, और उसका साइकिल होता है, उसका साइकिल होता है। मेरे इस फ्लोर के बिजली के बिल का साइकिल 20 तारीख का है, 20 से 20 फेब से 20 मार्च, 20 फेब से कब बिल आ जाएगा? आ जाएगा जी, जल्दी बोलो। 21 तारीख आ गया, मैं पे भी कर दूंगा 31 मार्च से पहले पहले, लेकिन 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का बिल तो नहीं आया। वो कब आएगा? अगले महीने। क्या 11 दिन बिजली नहीं चली? बिजली चली, आप बैठे, पैसे आए, फीस आई, हां के ना? तो ये 11 दिन का बिजली का बिल मैं डालूंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि नहीं डालूंगा? कैसे? बिल तो आया ही नहीं। वो तो अप्रैल में आएगा, मैं टाइम मशीन में जाके बैठ के थोड़ी ले आऊंगा बिल, वो तो अप्रैल में आएगा, तब तो पे करूंगा। लेकिन 11 दिन का बिल, बिजली का बिल, क्या करूं? टाइम मशीन में बैठ के पिछले साल जाऊंगा? नहीं, पिछले साल का बिल निकालूंगा, मार्च के महीने का, जो पिछले साल अप्रैल में आया था, उससे आइडिया लगा लूंगा कि पिछले साल 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक का बिल मेरा आया 10,000। कितने का आया? महीने में 30 दिन होते हैं जी, 10,000 बिल है 30 दिन का, तो 10 दिन का बिल जी 3,333 रुपए। तो इससे ट्रेंड आइडिया लगा लूंगा कि 11 दिन का बिल कितना हुआ, अराउंड 3500 रुपए। तो 3500 रुपए क्या होगा? खर्चा। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। वी डू अकाउंट्स टू डू ओनली वन थिंग, टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड टू प्रेजेंट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये सारा कलेश कब मचेगा? साल के एंड में, क्योंकि फेब की सैलरी तो कब पे होगी थी? मार्च में। जैन की सैलरी कब पे होगी थी? अप्रैल की सैलरी कब पे होगी थी? तो वो साल के अंदर ही काम हो रहा है, लेकिन जब आप साल के एंड पे पहुंचते हो तो फिर ये कलेश पड़ता है। चलिए वापस आते हैं कलेश पे। पहली एग्जांपल कौन सी दी थी आपको? सैलरी। व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी? खर्चा है कि नहीं जी? खर्चा है कि नहीं जी? लो जी, फिर खर्चा आ गया, सैलरी अकाउंट डेबिट, डन जी।
पैसे 31 मार्च तक पे हो गए कि नहीं हुए? कब होंगे? 5th ऑफ अप्रैल। मेरे को ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है 31 मार्च 2026। पैसे मेरे गए कोई नहीं, हाँ के ना? जाएंगे? बोलो। सैलरी पे करोगे कि खा जाओगे? पे करोगे। वॉट एवर इज पेबल इन फ्यूचर इज अ लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। केड़ा अकाउंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आप में से कई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं? नहीं है? देखो, एक तो आउटस्टैंडिंग होता है लाजवाब, एक आउटस्टैंडिंग होता है जो क्लास के बाहर स्टैंड करता है, आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर हमारे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। केडी सैलरी? वो सैलरी जो ड्यू हो चुकी है लेकिन हमने अभी तक पे नहीं की। सो इट इज अ लायबिलिटी। पहले थी, अब है लायबिलिटी। 50,000 50,000। हाँ जी, ओके। मैं कहता हूं जी आप 1 तारीख को भी सैलरी दो तो भी मार्च मंथ की सैलरी अप्रैल में ही जाएगी, मार्च में पे नहीं होगी। हाँ के ना? जल्दी बोलिए। चलिए, अब 5 अप्रैल आ गई। 5 अप्रैल। हाँ जी, अब तो दोगे सैलरी? पक्का जी दोगे? लो जी, टू कैश अकाउंट 50,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं जी, पैसे दे दिए, कैश कम हो गया। हाँ के ना? अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पे किया जी आपने? सैलरी। गलत जवाब। अब आपने सैलरी नहीं पे की, अब आपने क्या पे किया? इस ट्रांजैक्शन से पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की थी? अब आपने कितने पे कर दिए? तो अब आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की रहेगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी की नेचर लायबिलिटी। बढ़ रही है कि कम हो रही है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000। अब सैलरी आप क्या मान चुके हो? खर्चा मान चुके हो। पे हुआ था यहां पे, जल्दी बोलिए। पे नहीं हुआ था, इसीलिए क्या पैदा हो गई थी? जो कि जब पे हो गई तो हमारी खत्म हो गई। कहानी क्लियर है जी? हाँ जी, खर्चा कोई भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। वो रेंट भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो वेजेस भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी हो सकता है, वो टेलीफोन का बिल भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग के बाद वर्ड क्या लिखा है जी? आ जाओ जी, एग्जाम्पल दे रखा, मैंने आपको समझा दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ द current year but have not been paid till the example. Wages for the year ended 31st March 2026 debited to wages account are 5,50,000. 50,000 for the month of March are to be unpaid in April. Since 50,000 as on 31st March 2026 is yet to be paid, it is recorded in the books by passing the following journal entry: wages account debit to outstanding wages account. कोई दिक्कत परेशानी जी? कहानी समझ आ गई जी? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, जनरल एंट्री। सैलरी ड्यू हो गई, बेनिफिट मिल गया लेकिन पे नहीं हुई, जनरल एंट्री। आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट्स इट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सेम एंट्री कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन डिफरेंट मैनर। इज दैट ओके जी? ऐसे भी लिखा जा सकता है, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, और एस। टिक जा भाई, नहीं टिका तो आगे आ जा। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, एंट्री क्लियर जी? आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंट्री क्लियर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंट्री? आउटस्टैंडिंग वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू बट नॉट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलो। हाँ भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले बैठे हैं?
याद है? एसेट इज इक्वल टू, हाँ नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी की नेचर भाई एक्सपेंस का घर भाई, कैपिटल एक्सपेंस कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा, माइनस सैलरी। डन? बोलो। हाँ जी, ये क्या है? नेचर क्या है? मुग्गी जी, LHS इज इक्वल टू, आपने कैपिटल कम कर दी और लाइबिलिटी बढ़ा दी। राइट हैंड साइड पे नेट इफेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे इफेक्ट ही कोई नहीं जी, जीरो। LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ जी, कहानी क्लियर होगी जी अकाउंटिंग इक्वेशन की इस एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। आओ जी अगला, खर्चा समझते हो, एक्सपेंस समझते हो? अभी आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हिंदी भाषा में नॉर्मल लैंग्वेज में समझाओ। वो खर्चा जो इनकर कर चुके हैं, खर्चा इनकर करने का मतलब बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन पेमेंट, आउटस्टैंडिंग का उल्टा प्री पेड एक्सपेंस यूज करते हो? सिम डला हुआ, आजकल तो ई सिम भी आता है ना जी। लेकिन फोन बैटरी आपकी है, चलता किससे? नेटवर्क। नेटवर्क कैसे आता है? पैसे देके। पोस्ट पेड है प्रीपेड है? हाँ जी, पोस्ट पेड जिनके पास है जी वो पहले यूज करते हैं फिर बिल देते हैं। प्रीपेड जिनके पास है पहले रिचार्ज होता है फिर यूज करते हैं। मैं साल का करा देता हूं जी, एक ही बार स्यापा निपट गया। नहीं तो वो दीदी बोलती रहती है आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, कॉल सुविधा खत्म होने वाली है, नहीं सुना जाता, इरिटेट करती है। हमें इमरजेंसी में किसी को कॉल लगानी, दीदी आ गई, उतनी देर में बंदे का हैप्पी बर्थडे हो गया। तो हमने जो है सीधा 4000 कुछ का रिचार्ज करा दिया, 12 महीने दीदी नहीं बोलेगी, ठीक है, बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब मैंने अभी कराया 10 दिन पहले 4000 रुपए का रिचार्ज, मेरे लिए वो सारा खर्चा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि अभी मैंने साल 12 महीने 365 दिन सर्विस को यूज करना है। डन जी, जल्दी बोलो। लेकिन वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ? अरे भाई साल तो वही चल रहा मेरा। कलेश कब मचेगा? जब साल के एंड पे पहुंचेंगे। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। चलिए, गाड़ी है चोरी की क्या खरीदी थी? ब्रांड न्यू? बोलिए। खरीदने गए थे फैमिली के साथ? हाँ, बस तुम तो गाड़ी देख रहे थे, पिताजी जेब देख रहे थे, है ना? तो जो पेमेंट हुई तो गाड़ी शोरूम से बाहर तब तक नहीं निकलेगी जब तक उसकी इंश्योरेंस नहीं हो जाती। हाँ क्या ना? समझदार व्यक्ति डेप कैप इंश्योरेंस लेता है, फ्रंट से लेकर एंड तक गाड़ी की इंश्योरेंस। पता लगे तुमने बाहर निकाल ली शोरूम से और ट्रक का आ गया, तुम बच गए, गाड़ी गई, ठीक, तो सारे पैसे मिल जाएंगे, एक्स शोरूम प्राइस जितने की गाड़ी पड़ी थी। तो ये है इंश्योरेंस। क्या है? हाँ भाई, गाड़ी 1 अप्रैल को ही खरीदते हैं कि जब दिल करता है, जब पॉकेट अलाउ करती है, जब गाड़ी की मिल जाए डिलीवरी तब खरीदते हैं। जल्दी बोलो। जब पॉकेट अलाउ करे ये गाड़ी वाले दे दें गाड़ी, कीसियां कढ़ा देते हैं ये देने में गाड़ी। कोविड से पहले सुबह दिल किया गाड़ी लेने चलो, चलो चलो, मिल जाती थी। आज आपका दिल किया गाड़ी लेने चलो, 3 महीने बाद मिलेगी, अनलेस आपके पास बहुत सारा पैसा है हराम का, ठीक है। आप 1-2 लाख रुपए की ब्लैक लो, फिर जोड़ी मर्जी गाड़ी ले लो। और अगर आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना है, जितने की गाड़ी है डिस्काउंट भी लेना है, वेट करो फिर 2 से 3 महीने, आपको उसके बाद गाड़ी मिलेगी। चलिए जी, गाड़ी खरीद ली, कब खरीदें बोलो? कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2021। इंश्योरेंस महीने की कराओगी जी? किस साल की? ओके, साल जाओ आगे, जाओ जी, साल खत्म करो। ना जी ना, ना जी ना,
30 जून रात के 12 बजे इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होगी, 12:05 पे आपने कर दिया कांड, हैप्पी बर्थडे। अगर आपने उससे पहले पॉलिसी रिन्यू नहीं कराई, रात के 12 बजे के बाद अगर आपकी गाड़ी को कुछ हो गया और आपने इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराई, गई भैंस पानी में। डन है जी, जल्दी बोलो। अब बीच में आ जाता कलेश। कलेश का नाम 31 मार्च 2026। हाँ के ना? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 60,000 का। कितने का? इस दिन पे किया। एंट्री चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल ठीक है जी। अमाउंट 60,000। कब पे किया? 1 जुलाई 2025। डन जी, जल्दी बोलो। आपको गाड़ी की इंश्योरेंस का बेनिफिट यहीं तक मिलना है कि वहां तक मिलना है? आपने 60,000 रुपए कितने महीने के लिए दिए? 12 महीने। 12 महीने कब खत्म होंगे? आपका साल कब खत्म हो रहा? 2000। यहां से लेकर यहां तक का पीरियड कितने मंथ्स का बना? ये 3 महीने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में लाए कर रहे हैं कि 26-27 में लाए कर रहे हैं? आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, आपका ईयर ऑफ कंसर्न ये है, अभी आप इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो। क्लियर है जी? जल्दी बोलो। यहां से यहां तक कितने महीने हुए? 9 मंथ्स। चेक कर लो जी, 9 ही हुए। अब मेरा सवाल है, आपकी जेब में से कितने पैसे जा चुके हैं? बिल्कुल ठीक है जी। आप 60,000 का बेनिफिट ले चुके हो यहां तक सारा। यहां तक आप इस 60,000 में से कितने महीने का बेनिफिट ले चुके हो? 60,000 अपॉन 12 इंटू 9 गिव्स मी 45,000। 45,000 का बेनिफिट इस साल में आ रहा है। बचा कितना जी? 15,000 का बेनिफिट कौन से साल में आएगा? अगले साल में। कौन से साल में? तो खुद सोचो जी, अब मैं इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करके बैठा हूं 60,000 से। आई होप यू नो द नेचर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं अपना खर्चा कितना मान के बैठा हूं, लेकिन मेरे को बेनिफिट इस साल में 60,000 का मिलना ही नहीं है। इस साल में मेरे को बेनिफिट कितना मिलना है? तो 15,000 का बेनिफिट मेरे को कब मिलेगा? तो मैं उसे खर्चा इसी साल मान लूं कि अगले साल मानूं? तो इस साल मेरे को कितना खर्चा मानना चाहिए, लेकिन मैंने खर्चा कितना मान रखा है? 60,000 से 45,000 पे कैसे जाएं? इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 वापस ले लें। जल्दी बोलो जी। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? एक्सपेंस कम होता है तो क्या करते हैं? लो जी, फिर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, कितना कम करूं जी? 15। 15 कहां से आया भाई? सबको क्लियर हो गया? 15,000 इस साल का खर्चा नहीं है। कौन से साल का है? तो अगले साल उसका बेनिफिट मिलेगा, उसे खर्चा भी ट्रीट करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर। इस साल सिर्फ कितना है? 45। अब चेक कर लो जी, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने से डेबिट बैठेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 60,000 से डेबिट और 15,000 से क्रेडिट। प्लीज सब्ट्रैक्शन तो करनी आती होगी। 45,000 कौन सी साइड पे ज्यादा है? ये डेबिट साइड है, वो क्रेडिट साइड है। कौन सी साइड पे ज्यादा है? 45,000 डेबिट साइड। क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलिए। लेकिन जर्नल एंट्री अब तक बहुत सारी कर लिया आपने। जर्नल एंट्री में सिर्फ क्रेडिट ही होता है कि डेबिट भी होता है? अब डेबिट खाली पड़ा है। डेबिट खाली पड़ा है, हाँ क्या ना? फिर खाली रहने दें कि भरें? भर देते हैं जी। प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना जी? 15,000।
तो ये एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस की नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री है ये। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम? इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एसेट। पैसा दे चुके हो लेकिन बेनिफिट नहीं एंजॉय किया। बेनिफिट कब एंजॉय करेंगे? अगले साल। आई समझ जी? Yes, sir. जल्दी बोलिए। Yes, sir. सो प्रीपेड कुछ भी हो सकता, प्रीपेड रेंट भी हो सकता, प्रीपेड सैलरी भी हो सकती है, प्रीपेड वेजेस भी हो सकती है, प्रीपेड आपका ये एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंस की। एंट्री बोल के सुनाओ जी फटाफट। प्री उच्च सारी बोलो भाई। प्रीपेड रेंट है जी, बिल्कुल ठीक है जी। प्रीपेड वेजेस है जी, प्रीपेड सैलरी है जी। आओ जी। थर्ड, expenses paid in advance. Expenses that are for next year or years but paid in the current year are called prepaid expenses. एंट्री नीचे दे रखी है, बोल के सुनाएं। टू रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट। आपका रेलिवेंट एक्सपेंस यहां पे क्या था? तो एंट्री बन गई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। एग्जाम्पल दे रखी है जी, मैंने आपको बता दी, वैसे तो पढ़ लो जी आप अपने आप ही। मैंने 60,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, इन्होंने कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया? 12,000। कब पे किया? 1 जुलाई से 30 जून जी, 9 महीने 3 महीने। मेरा 45 आ रहा था, इनका 9,000 आएगा जी, और इधर 3,000 आएगा, तो 3,000 प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया जी। हाँ भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डन जी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या लिखा है? अरे पूरा क्या लिखा है? अब आप बोलोगे कि डिफरेंट क्यों है? लो जी, डिफरेंट भी समझ लो। इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर सकते हो? नो। इंसान चाहे तो चांद पे पहुंच सकता है, आपसे 2 एंट्री नहीं इकट्ठी हो रही। कहते नो, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? हाँ नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने से डेबिट है? इंश्योरेंस प्रीमियम कितने से क्रेडिट है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम बचा कितने का? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का आया? 15,000। गांधी जी कितने गए? 60,000। एंट्री बना के दे सकते हो इतने से पार्ट की। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। ये राजी आपका ट्रीटमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश इन अकाउंटिंग इक्वेशन। नेचर प्लीज, नेचर प्लीज। कौन बढ़ रहा है, कौन कम हो रहा है? तो जनाब ये कौन सी साइड है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का एसेट आ जाएगा। कैश आपके पास पुराना पड़ा होगा, कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा। डन हो गया जी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना जी, यहां पर जो आपको समझाया वही करना। रीजन, व्हाट्स द डेट? सुना नहीं जी? एंड व्हाट्स द डेट? 31 मार्च 2026। कहानी समझ में आ गई जी? हाँ जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री, नीचे नहीं देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री। गिव मी द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री। नेचर ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। आओ जी नेक्स्ट। क्या लिखा जी, पढ़िए। एक्रूड, और पढ़ो वो ज्यादा क्लियर होगा।
इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यहीं बैठी है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यहीं बैठी है मेरी, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। जिन जिन की फीस पेंडिंग है, जिन जिन की फीस पेंडिंग है, मैं तो 1 अप्रैल से बोल रहा हूं, आज क्या होगी 9 अप्रैल, 9 मई, 1 महीना 9 दिन की सर्विस दे चुका हूं, लेकिन पैसे नहीं आए। कमाई कमा ली लेकिन हाथ में नहीं आई। दैट इज इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और अगला भी पढ़ा है, पढ़ो पढ़ो अगला पढ़ो। सिक्स्थ वो भी यही बैठी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑल्सो सिटिंग हियर। जिनकी फीस आ गई 10,000 पहली इंस्टॉलमेंट, अप्रैल का महीना बेनिफिट ले लिया, मई का महीना 9 दिन बेनिफिट ले लिया, अभी 22 दिन बचे हैं, जून का महीना 30 दिन बचे हैं, जुलाई का महीना 31 दिन बचे हैं। उसके पैसे आप ऑलरेडी पे मैं रिसीव कर चुका हूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी बेनिफिट नहीं दिया। कहानी समझ आई जी? वापस आओ जी, टॉप ऑफ द पेज क्या लिखा है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इसको मैं इस वाले एग्जांपल से नहीं समझा रहा जी, अपन नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। क्या लिखा? शॉर्ट फॉर्म एफडी कराई थी बैंक में 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एफडी कराई साल की। कब मैच्योर होगी जी? 30 जून 2026। डन? जल्दी बोलो। कब मिलेगा मेरे को इस एफडी पे इंटरेस्ट? कितने की है ये एफडी? 10 लाख की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 लाख का 8%, 80,000। 80,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा जी। कब मिलेगा? 30 जून 2026। यस और नो? बीच में कलेश आ गया, कलेश का नाम मार्च 2026। डन है जी? यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हैं? तो अगर मैं यहां पहुंच गया तो मैंने बैंक वालों को अपना 10 लाख रुपया यूज करने को दे रखा, और बैंक वालों ने कितनी देर के लिए यूज कर लिया? पूरे साल का इंटरेस्ट 80,000, 9 महीने का इंटरेस्ट 60,000। कितना जी? क्या 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मेरे को मिल चुका? कब मिलेगा? 30 जून। कब मिलेगा? यहां तक मैं कमा चुका हूं कि नहीं कमा चुका? जल्दी बोलो। मेरा 10 लाख रुपया बैंक वालों ने 9 महीने यूज किया, मैंने नहीं पूछा कहां यूज किया, हां के ना? मैंने नहीं यूज किया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। किनके पास था? तो मैं कितना पैसा कमा चुका हूं? मिल गया। इस पैसे का नाम क्या है? कमाई का नाम क्या है? इंटरेस्ट। क्या नाम है जी? इंटरेस्ट। मिल गया कि नहीं मिला? फ्यूचर में मिलेगा भी नहीं कि मिलेगा? जो चीज फ्यूचर में मिलनी हो वो क्या होती है? एसेट। क्या होती है? एसेट का नाम एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मतलब जो इकट्ठा होता जाता है। याद है आज ही किया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हिंदी भाषा प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चा जिसका बेनिफिट एंजॉय कर लिया लेकिन पेमेंट फ्यूचर में, वो कमाई जिसकी सर्विस दे चुके हो लेकिन अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुई। हाँ जी, इंटरेस्ट की नेचर, कल्ले इंटरेस्ट की नेचर। एक्सपेंस नहीं है जनाब, यहां पर एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? सुना नहीं जी?
रेवेन्यू की नेचर, सॉरी रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस, बढ़ गया रेवेन्यू के कम हो गया। 2 इंटरेस्ट अकाउंट, पैसे आ गए कि नहीं आए, पैसे आ गए कि नहीं आए, आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, अभी के फ्यूचर में, उसका नाम है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये एंट्री है जी आपकी, किस चीज की, एक्रूड इंटरेस्ट, वो कमाई जो कमा ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, उसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। पढ़ो जी, इनकम विच हैज बीन बट इज और हैज नॉट बिकम इज कॉल्ड। सिर्फ एंट्री पढ़ो जी, ड्यू हुई कि नहीं हुई अभी आप उतना समझने लायक नहीं हो, सिर्फ ड्यू की एंट्री पढ़ लो जी। एंट्री प्लीज चेक कर लो, क्या लिखा है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। डन है जी, जल्दी बोलो जी। चलिए जी, चौथा सॉरी 6th पार्ट पढ़ के सुनाओ जी। अच्छा जी, इधर हेलो अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले, नहीं, नाउ इट इज एक्रूड इनकम, जर्नल एंट्री इज एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। हाँ भाई, इनकम का घर है, अकाउंटिंग क्वेश्चन वाले प्लीज, इनकम का घर है, कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है कम करता है, एड इंटरेस्ट। डन हो गया जी। हाँ जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, एसेट, तो एसेट साइड पे क्या लिख दूंगा जी, एक्रूड इंटरेस्ट। डन हो गया जी, अकाउंटिंग क्वेश्चन मुक्की जी आपकी। 6th पार्ट पढ़ो जी, क्या लिखा, इनकम रिसीव्ड इन, और वर्क के बाद क्या लिखा जी, सुना नहीं जी, अनअर्न्ड मतलब कमाई लेकिन फिर भी मिल। एग्जाम्पल आओ जी इन्हीं का बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग हैज बीन गिवन ऑन रेंट, कितना रेंट है जी, 2,40,000, आगे कुछ लिखा है जी, पर एनम होता है जी पूरे साल का, साल में होते हैं जी 12 महीने, तो ये रेंट कितनी देर का है जी, 12 महीने का। हमें कितना रेंट मिल चुका है, 3 लाख, 2,40,000 रुपए का रेंट है पूरे साल का, तो 1 महीने का रेंट बना जी 20,000, 20,000 इंटू 12, 2,40,000। हमें कितना रेंट मिल चुका है, सुना नहीं जी, आपको 3 लाख का रेंट रिसीव हो चुका, बोलो। चलिए जी, रेंट रिसीव्ड 3 लाख, जनरल एंट्री चाहिए, रेंट मिल गया जी हमें 3 लाख का, जनरल एंट्री चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट इज 3 लाख। कोई दिक्कत परेशानी जी इसमें, जल्दी बोलो। लेकिन हमारी रेंटल इनकम साल की है कितनी, मिल कितना गया, 3 लाख। हमारा टेनेंट टाइम मशीन में बैठकर अगले साल के महीने भी एंजॉय कराया, पार्टी कराया, कूद आया, तोड़ आया, फोड़ आया, क्या नहीं, नहीं। कितना मिल चुका रेंट, कमाई कितनी है, कितना रेंट एडवांस मिल चुका है, उसका बेनिफिट हम टेनेंट को दे चुके हैं कि बेनिफिट लेना है टेनेंट ने, जल्दी बोलो। पैसे आ चुके हैं। फिर से पूछ रहा हूं जी, हमारी कमाई कितनी है, 2,40,000, मेरे को तो 3 लाख दिख रही है जी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेंट रिसीव्ड, कितना लिखा हुआ है, लेकिन कमाई कितनी है, कितनी ज्यादा लिख रखी है, तो 60,000 से कमाई और बढ़ाऊं कि कम करूं, जल्दी बोलो। ए भाई, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि जड़ा आ गया चलने दो, करेक्ट। तो इस साल की कमाई मेरी 3 लाख है कि 2,40, पूरे साल का रेंट 3 लाख है कि 2,40, तो मेरी कमाई 2,40 ही होनी चाहिए, हाँ के ना। यहां कितनी दिख रही है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, कितना जी, ना 60,000। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट कितने से है, डेबिट कितने से है,
तो नेट इफेक्ट कितना आएगा, 360 के 240। हमारी साल की कमाई कितनी है, 240 आ गया जी। फिर हाँ जी, अब क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, क्या करें, पैसे वापस कर दें? अगर वापस ही करने थे तो फिर पकड़े क्यों, फिर पकड़ ही 240 लेते। टेनेंट भाग गया, मर गया, हम भाग गए, मर गए, सब जिंदा है, सब चल रहा है, तो अगले महीने, अगले साल के 2-2.5 महीने वो उसे यूज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो खर्चा जो हमने एडवांस में कर रखा है वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एसेट। तो यहां पर हमारी कमाई आ गई। अच्छा ये क्या था, जल्दी बताना, एक्रूड, इसकी नेचर बताना, नेचर, नेचर। तो ये रेंट हमें रिसीव हो गया एडवांस में, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट इज 60,000। मेरे को इसकी नेचर चाहिए, नेचर जी प्रूव करो लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमें पैसा मिल चुका है लेकिन हमने अभी तक बेनिफिट प्रोवाइड, उसे बोलते हैं जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। केडी इनकम? हाँ भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले, जैसे आपको यहां समझाया था ना जी, इस चैप्टर में प्रीपेड एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस टू क्या होता है, कैश। उसी तरीके से यहां होता है कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कैश क्या है जी, बढ़ गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है जी, बढ़ गई। तो लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एसेट साइड में आपका कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से जी, आओ भाई, रिकैप क्या लिखा, जर्नल एंट्री चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, एक्सपेंस की नेचर, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नेचर। दूसरा जी प्री पेड एक्सपेंस, जर्नल एंट्री जी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, एक्सपेंस की नेचर जी, प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर जी, एसेट बढ़ गया जी और एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ गया जी और लायबिलिटी भी। एक्रूड इनकम की जर्नल एंट्री जी, एक्रूड इनकम अकाउंट टू इनकम अकाउंट, इनकम की नेचर जी, एक्रूड इनकम की नेचर, एसेट बढ़ गया जी, रेवेन्यू भी बढ़ गया। चौथी आइटम जी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम आपकी जी रेवेन्यू, ये लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई, रेवेन्यू कम हो गया। डन है जी, जल्दी बोलो जी। ये अच्छा, एक एंट्री और थी जी आपकी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये 5 एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने की हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से शायद 5 को ही समझ आई हो। आई नो, मेरे को 25 साल हो गए जी पढ़ाते को, आई नो कि आप में से 5 को ही समझ आई हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा काम कराना था, मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं, अभी इसका इतना विकास नहीं हुआ कि इसको ग्रास्प कर पाए। कईयों का होता भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, कईयों का साल के एंड तक नहीं होता, लेकिन ज्यादातर का हो जाता है। जब हम साल के एंड पे पहुंचेंगे तब आप इस चीज को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया नो प्रॉब्लम, याद कर लो, नंबर लाने हैं,
लाने हैं कि नहीं लाने हैं? हाँ, तो इसके लिए ये आपको समझा दिया। और लिखवा के ले लो मेरे से, जब कभी भी स्कूल में जर्नल एंट्री का टेस्ट दोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट दोगे, इन चार में से कम 2 पाओगे, कम से कम 2, और एक जगह नहीं, दोनों जगह। तो लीव इट एट योर ओन कॉस्ट। सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मंडे ट्यूसडे इसी को कंटिन्यू करेंगे। बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट वेडनेसडे यू विल अगेन हैव टेस्ट ऑफ जर्नल, और वो होगा एक्चुअल टेस्ट जर्नल का, कमिंग वेडनेसडे।